हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और आज हम इसका जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें देखेंगे कि कैसे भूख के कारण, कुछ हार्डशिप्स के कारण ये पॉपुलर रिवॉल्ट्स हुए। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है पूरे यूरोप में जिसके कारण से इसने एक रिवॉल्ट का फॉर्म ले लिया, रिवॉल्ट का एक फेस ले लिया। तो लेट्स सी क्या क्या हुआ यूरोप के अंदर। हम जानते हैं कि 1830 से लेकर 1848 के बीच में सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। व्हाट हैपेंड देयर, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि 1830 में इकोनॉमिकल हार्डशिप्स आना शुरू हुए पूरे के पूरे यूरोप में। पूरे यूरोप में इकोनॉमिकल हार्डशिप्स हुए, मतलब इकोनॉमी इनकी कहीं ना कहीं सप्रेस होने लगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी इनकी डाउनफॉल में जाने लगी। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे एक रीजन ये था कि यहां की जो पॉपुलेशन थी, अचानक से 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन बढ़ गई इनकी। कैसे बढ़ी वो बात समझें कि इनकी पॉपुलेशन में अचानक से सडन इंक्रीज हुआ, सडन चेंज हुआ। कब? फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से 1899 के अंदर। अब इन्होंने कहा फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ कब आएगा? फर्स्ट हाफ आएगा अप्रोक्सीमेटली 1850 से थोड़ा पहले। तो तुम जानते हो इसी टाइम ड्यूरेशन में तो 1830 से 48 के बीच में सिचुएशन हुई थी कॉम्प्लेक्स। सो ये वन ऑफ द रीजंस कि यहां पर जो पॉपुलेशन थी अचानक से उसके अंदर क्या हुआ, वो बढ़ गई अचानक से। ओके, सो जब जॉब मिलेगी नहीं आपको, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जॉब तो आपके पास में लिमिटेड होगी। सो हुआ क्या? द मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट कंट्रीज। मैक्सिमम जितनी भी यहां पे कंट्रीज थी उन सभी के अंदर जॉब्स कम हैं एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए नीड्स ज्यादा हैं। जॉब्स कम, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आ ज्यादा रहे हैं, लोग माइग्रेट हो रहे हैं। छोटे छोटे आप कह सकते हो टाउन से आने वाले लोग जॉब्स के लिए अलग अलग बड़े बड़े सिटीज में जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये भी हुआ कि जिन लोगों के पास में जितनी जॉब्स थी उन्होंने ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा है तो वो क्या कर देंगे, उसका वैल्यू कम कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ, तो जॉब सीकर ज्यादा हो गए, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया अधिकतर कंट्रीज में यूरोप की। और क्या हुआ देखिए, हम पढ़ रहे हैं हंगर एंड हार्डशिप। द पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज वर माइग्रेटेड टूवर्ड्स द सिटीज जस्ट फॉर सीकिंग द जॉब्स। ओके, ये याद रखें आप कि जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरियाज से माइग्रेट होकर के सिटीज में मूव करने लग गई। अब सिटीज क्या हो गई, वो ओवर क्राउडेड हो गई, जिसके कारण से वहां पे स्लम्स बनना शुरू हुए। स्लम्स क्या होता है? स्लम्स वो प्लेसेस होते हैं जहां पे जैसे झुग्गी झोपड़ियां कहते हैं ना अपन, तो वो स्लम्स होता है। तो सिटीज क्या थी, स्लम्स में कन्वर्ट होना शुरू हुई। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, उनको भी इस तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर अब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी। और इंग्लैंड तो तुम जानते ही हो, उसको तो केवल बिजनेस का मौका चाहिए था। तो पूरे यूरोप को जो नीड्स थी गुड्स की, वो सप्लाई करने वाला इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड में क्योंकि मशीन मेड गुड्स अब बनना शुरू हो गए थे, सो वो एक्सपोर्ट कर देता था उनको, कहां? इंग्लैंड में। सो अब देखिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, बिकॉज अब इंग्लैंड से आ रहे मशीन मेड गुड्स उनके यहां पर पहुंच चुके थे। और जो ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, इनका जो गुड्स होता था वो कहीं ना कहीं हैंडमेड होता था और वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत का और एक्सपेंसिव होता था, जबकि मशीन मेड गुड्स चीपर होते थे। तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। तो कंडीशन ये हुई कि जो रूरल एरियाज हैं वहां से तो लोग माइग्रेट हो गए सिटीज में, और जो बचे कुछ सिटीज के अंदर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर थे या प्रोड्यूसर्स थे, उनको भी फेस करनी पड़ रही थी एक टफ कंपटीशन, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर मशीन मेड गुड्स बहुत ही सस्ते थे। वो जब यहाँ पे इंपोर्ट होके आते थे तो लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे इंस्टेड ऑफ हैंडमेड गुड्स के। तो यहां पर ये चीज भी देखी हमने। आगे देखिए, वो सारे यूरोप की रीजन्स जहां पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी थी, देवर इंजॉइंग द पावर, स्टिल देवर इंजॉइंग द पावर, वहां पे पीजेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे फ्यूडल ड्यूज लगा दिए गए थे एंड ऑब्लिगेशंस। थोड़ा सा आप बैक जाओ और ये देखो, जब रॉबेस्पियर वाली गवर्नमेंट थी तो वहां पर क्या हुआ था, जो पुराने फ्यूडल ड्यूज थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था। चलो ऐसे भी समझो आप, जो फ्यूडल ड्यूज थे वो क्या थे कि एक जो राजा है, राजा ने अपना कोई पर्सन अपॉइंट किया कि इस पूरी टेरिटरी को आप टेक केयर करोगे, तो दैट पर्सन विल इंपोज सम टैक्सेस ओवर दैट पीजेंट्री, उन पीजेंट्री पर। ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या कि जो फ्यूडल्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स वो होते थे जिनको राजा अपॉइंट करता था। जो फ्यूडल्स थे वो फार्मर्स पे एक तरीके से कुछ टैक्स इंपोज कर देते थे, उनके ऊपर
मनी का एक तरीके से ऑब्लिगेशन डाल देते थे कि आपको ये सारी चीजें पे करनी पड़ेगी। तो जहां पे आज भी एरोस्टोक्रेसी थी, उनके टाइम ड्यूरेशन में जितने भी लोग थे, उनकी टेरिटरीज में जितने भी लोग थे, उनके ऊपर फ्यूडल ड्यूज डाल दिए गए थे और ऑब्लिगेशंस डाल दिया गया था। The rise of the food prices or a year bad harvest led the widespread some pauperism in the towns and country। इन्होंने कहा कि कंडीशंस कुछ ऐसी हुई, ये तो था ही, ड्यूज तो डाल ही दिए गए थे, इसके अलावा फूड प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी, खाने वाले ज़्यादा हैं, फूड है कम, तो फूड प्राइसेस बढ़ रही थी। इसके अलावा एक साल ऐसा भी आया इन बिटवीन कि इनकी जो हार्वेस्ट थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, खराब हो गई। सो दिस वाज द कंडीशन। आगे देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये सारा कंडीशन उस टाइम का है जब लोग जॉब्स के लिए या पॉपुलेशन यूरोप के लगातार बढ़ रही थी और इकोनॉमी के अंदर हार्डशिप हमें देखने को मिल रहा था। हंगर एंड हार्डशिप। हार्डशिप मैंने कंडीशन अभी आपको बताया। हंगर क्या, ऑब्वियसली फूड प्राइसेस बढ़ गई तो हंगर बढ़ेगा। हार्डशिप क्या, कि जॉब्स नहीं है, एवरीवन वाज सफरिंग। ओके, सो ये हमने 2 पॉइंट देखे। अब हम बात कर रहे हैं कि वाई 1848, क्यों इतना फेमस है 1848, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, इट वॉज द टाइम ऑफ द ईयर 1848। ये वो टाइम था जब फूड की शॉर्टेज होगी, हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और जो पॉपुलेशन थी पेरिस की वो भी रोड्स पर आ गई, क्योंकि उनको अब कोई जरिया ही नहीं दिख रहा था। आप जानते हैं ना कि पेरिस के अंदर क्या था, पेरिस के अंदर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रह रही थी या तो वो पीजेंट्री थी या वो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स। तो ये लोग अब सड़कों पर आ गए, क्यों, क्योंकि इनको जॉब्स ही नहीं मिल रही है। एंड ऑब्वियसली जॉब्स मिल भी रही है तो इनके पास में जो वेजेस मिलती है इनको, वो कंपेरेटिवली उसके प्रपोर्शन में बहुत कम थी। सो वन मोर थिंग, यहां पर इनके पास में फूड, जो खाना है, जो इनकी स्टेपल डाइट है, को भी ये लोग ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है। आगे देखिए, अब जब इतनी सब कुछ चीजें हो रही है, 1848 की बात है, जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड द लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। इसने कहा कि लुई फिलिप को फ्ली कर दिया गया। फ्ली मतलब उसको हटा दिया गया, फोर्सफुली किसी को उसकी पोस्ट से हटाना फ्ली कहलाता है। तो इसने कहा कि जाम कर दिया गया हर जगह को, जहां पे लुई फिलिप था, मतलब स्पेशली पेरिस के अंदर कंडीशन हो रही है कि वहां पे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। जो लुई फिलिप इन्होंने अपॉइंट किया था, लुई फिलिप कौन था, 1830 में, याद है आपको, हमने पढ़ा था 1830 के अंदर लुई फिलिप वहां पे अपॉइंट किया गया था, किसके प्लेस पे, बॉर्बन डायनेस्टी की जगह पर। तो लुई फिलिप को भी वहां से हटा दिया गया कि भैया तुम तो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो खुद कुछ नहीं कर पा रही है, तो ऐसे मोनार्क के होने का मतलब क्या है, तो लुई फिलिप को भी वहां से हटा दिया गया। अब वहां पर क्या हुआ, जब लुई फिलिप नहीं है तो एक नेशनल असेंबली बनाई गई, प्रोक्लेम किया गया उस नेशनल असेंबली को कि अब से ये रिपब्लिक है, अब यहां कोई राजा रहेगा ही नहीं। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, नाउ द मोनार्क द लुई फिलिप रिमूव्ड और फिली, इसको फिली कर दिया गया, और अब वहां पर जो असेंबली है दैट इज कंसिडर्ड एज द रिपब्लिक। अब सभी पर्सन्स को, जो भी 21 ईयर्स के हैं मैन, उन्हें क्या कर दिया गया है, उन्हें सैफ्रिज दे दिया गया है, राइट टू वोट दे दिया गया है। ठीक है, और इनके साथ में एक चीज और दी गई है, राइट टू वर्क। अभी कैसे देंगे, कैसे ही काम करेंगे, वो सब बात की बात है। पहले आप ये समझें कि यहां पे जो लुई फिलिप थे उसको हटा दिया गया और सभी लोगों को राइट टू वर्क, राइट टू वोट दे दिया गया। आप याद करो रॉबेस्फेयर के टाइम में क्या हुआ था, रॉबेस्फेयर के टाइम में सभी लोगों के पास में वोटिंग राइट आए थे, अब ये दोबारा से आ गए हैं वोटिंग राइट, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया, डिक्टेटरशिप वो लेकर आ गया था, उसके बाद में फिर बॉर्बन डायनेस्टी आ गई थी। अब वापस से यहां पर क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद में, कि लोगों को वोटिंग राइट मिल गए हैं। एक टाइम तो वो था जब रॉबेस्फेयर के टाइम मिला, और एक टाइम ये है जब इनके टाइम पर इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई। होपफुली यहां तक समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे थे 1848 की। थोड़ा सा हमें पीछे और जाना पड़ेगा समझने के लिए कि और यूरोप में क्या हो रहा था। तो अभी तक क्या हुआ है, हमने देखा कि पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई है, और पॉपुलेशन बढ़ने से पूरे फ्रांस में कंडीशन खराब हुई, इवन पूरे यूरोप की कंट्रीज में भी। ऐसे ही एक यहां पे जो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से पीजेंट्स ने अटैक किया है, इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हो। पैलेस की तरफ ये मार्च कर रहे हैं, इसमें इनके पास में वेपन्स भी हैं, दे आर लाइक इन एंगर, ये इस तरह से हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, एंड मूविंग टुवर्ड्स द पैलेसेस। ओके, तो ये आप देख सकते हैं पीजेंट्री अपराइजिंग इन 1848। अब देखिए एक और ऐसा ही कुछ हुआ सिलेसिया में।
सिलिसिया में जो छोटे वेवर्स थे, मतलब जो बुनकर थे, जो कपड़े बनाने का काम करते थे, उन्होंने भी 1845 के अंदर रिवोल्ट कर दिया। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम। इन्होंने भी रिवोल्ट किया अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में। इनका क्या सीन था, देखो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, ऑब्वियसली वर्कर्स जो हैं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। अब ये जो फैक्ट्री ऑनर्स होते थे ना कहीं ये इनका फायदा उठाते थे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है काम करने वाले। अब ज़्यादा कंपटीशन है तो ऑब्वियसली लोग कम पैसे में भी काम करेंगे। जहां उसकी कीमत होनी चाहिए 200-300 रुपये पर आवर, इस तरह से होना चाहिए, तो वहां पर कोई बोलेगा कि ठीक है सर मैं तो 80 रुपये में ही कर लूंगा, 50 रुपीज़ में ही कर लूंगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। यहां पर कंडीशन यही थी, कॉन्ट्रैक्टर को पता था कि काम नहीं है, सो दैट वो क्या करता था, वो लोगों के जो राइट्स होते थे उनको एक तरीके से छीनने की कोशिश करता था। सो दैट दे हैव आल्सो डन दिस, कि कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में इन्होंने रिवोल्ट की सिलिसिया में। देखिए आगे, who supplied them the raw material and gave them order to for finished textile but drastically reduced their payments। कंडीशन ये हुई, सिलिसिया में जो वेवर्स थे उनको रॉ मटेरियल देने वाले कॉन्ट्रैक्टर होते थे, ऑर्डर भी वही देते थे, और ये सिर्फ टेक्सटाइल इनको बना करके दे देते थे। वेवर्स मतलब कपड़े बनने वाले, ठीक है। तो टेक्सटाइल जो इनको बना के देते थे, धीरे धीरे ड्रास्टिकली दे हैव रिड्यूस देयर पेमेंट्स। उनका जो पेमेंट्स था पहले दिया ही नहीं, फिर कुछ टाइम बाद दिया, फिर थोड़ा ही दिया, तो इन्होंने पेमेंट्स इनका धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। अब भाई कंडीशन आती है 4 जून की, द 4th of June 1845, the time was 2 p.m. A large crowd of weavers emerged from their home and marched up to the mansions of their contractor demanding higher wages। बात है 4 जून की। दे मार्च टूवर्ड द मैंशंस, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स रह रहे थे, उनके सामने जाकर के प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। प्रोटेस्ट बेसिकली इनका जो डिमांड था वो ये था कि हमारे वेजेस को आप ज़्यादा करो। कोई अनएथिकल डिमांड तो है ही नहीं, दे वर जस्ट डिमांडिंग कि उनका जो राइट है, जो वो काम कर रहे हैं, उसके बदले जो पैसा है वो उनको मिले। बट हुआ क्या, पहले तो इनको डराया धमकाया गया, फोर्स किया गया इन लोगों को। फिर लास्ट में कंडीशंस ये आती हैं कि जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे, लंबे टाइम तक ये स्ट्रगल चला। ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले इनको समझाया, नहीं समझे, डराया, नहीं डरे। उसके बाद में यहाँ पे शूट किया गया। जब शूट हुआ, जब फायर किया गया, तो ऐसे में जो कुछ लोग थे, वेवर्स थे, उनकी डेथ हो गई। अप्रॉक्सीमेटली 11 लोग जो थे इसमें मारे गए। वेवर्स अल्टीमेटली नाराज तो होंगे ही। ये वो सडन कंडीशंस हैं, ये वो अपराइजल्स हैं, ये वो रिवॉल्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हंगर ने और हार्डशिप्स ने रिवॉल्ट का फॉर्मेशन किया। तो अभी जैसे हमने अभी देखा यूरोप की कंडीशन, फ्रांस की कंडीशन, यूरोप में फ्रांस और इस तरह के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, सिलिसिया की बात हमने करी, तो यहाँ पर इस तरह के रिवॉल्ट होना शुरू हो गए थे। एंड लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 11 वेवर्स को मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था इस पूरे इंसिडेंट्स में। जब ये सब कुछ हुआ तो टाइम था 1848, रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। सारी कंडीशन चल रही है, यूरोप के अलग अलग नेशंस में कंडीशंस खराब होती जा रही हैं, इवन रिवोल्ट के लिए भी तैयार है। तो इसी टाइम पर जो लिबरल मूवमेंट्स थे, लिबरलिस्ट थे, उन्होंने भी मूवमेंट चालू कर दिया। बात है फरवरी की 48। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ लिया है, वही चीज रिपीट हो रही है। फरवरी 1948 फ्रांस के अंदर इस तरह का रेवोल्यूशन हुआ और वहां से मोनार्क को हटा दिया गया। कौन था मोनार्क? फिलिप। और वहां पर उसे रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। सभी लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मिली। 21 ईयर का जो भी पर्सन है, नाउ ही इज एलिजिबल टू गिव द वोट। यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ और सभी ने अपने नेशन स्टेट बनाने के लिए, जो जो कंट्रीज नेशन स्टेट नहीं थे उनके लिए स्ट्रगल शुरू हुआ, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, इनके बीच में भी इसी तरीके का स्ट्रगल शुरू हो गया कि नाउ वी वांट टू मेक इट नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब जहां पे सभी लोगों की आइडेंटिटी कॉमन होती है, सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनका ग्रुप एक नेशन में रहे, वो नेशन स्टेट। तो यहां पर मैन एंड वीमेन फ्रॉम लिबरल मिडिल क्लास combined their demand for constitutionalism with the national unification। इन्होंने कहा कि हमारे देश में अब रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड रिपब्लिक होना चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी है और रिपब्लिक भी है, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर मेल फीमेल सबने, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, देव डिमांडेड कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आए, साथ ही हमारा नेशन यूनिफाइड हो जाए। होपफुली यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है आपको कुछ भी। ओके, सो आगे देखो, जब इतना सब कुछ हो रहा था तो इस तरह का एडवांटेजेस भी इन्होंने लेना चाहा कि जब
रिवॉल्ट चल रहा है, जब कंडीशंस देश के अंदर पता चल रही है कि अब तो भैया चेंजेस आएंगे, कुछ मैसिव चेंज आएंगे, तो ऑल द पीपल वांटेड और डिमांडेड कि हमारा देश नेशन स्टेट बनना चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। मतलब वहां पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन हो, लोगों के पास में राइट्स हो, कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस हो, द पीपल कैन क्रिएट पॉलिटिकल पार्टीज जहां पे लोगों के पास में एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू उनमें से लीडर्स को चुना जाए एंड दे कैन बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये बात समझ में आई? थ्योरी है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। इसको कहते हैं हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अभी क्योंकि हम जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले फ्रांस के बारे में पढ़ा, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप यही है। ठीक है, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, देखिएगा। बात कर रहे हैं हम कुछ जर्मन रीजन्स की। एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose member were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt। ये टॉपिक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट बेटा एक प्लेस है, पार्लियामेंट मतलब कि उस प्लेस पे एक ग्रुप ऑफ पीपल ने असेंबली बना ली, पार्लियामेंट बना ली। ये एक जर्मन रीजन है जहां पे जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, जो ग्रुप्स बने थे ना पॉलिटिकल ग्रुप्स, उनके मेंबर्स ने मिलकर के, जिसके अंदर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास में प्रोफेशनल्स आते हैं, जानते हैं आप, बिजनेसमैन आते हैं, प्रॉस्परस आर्टिशियंस आते हैं, इन्होंने मिलकर के फ्रैंकफर्ट शहर की ओर मार्च किया। और मार्च करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि भैया वहां पर हम एक असेंबली बनाएंगे जिसको क्या कहा जाएगा, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, सो देखो क्या कहा इन्होंने, वापस एक बार फोकस करते हैं कि जो भी जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, एसोसिएशंस थे, उनके जो भी मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्परस आर्टिशियंस, दे मार्च टूवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे और उसके लिए वोट करेंगे। ठीक है, हुआ क्या, इट वॉज द टाइम ऑफ 18 मई 1848। यहां पर 831 लोगों को इलेक्ट किया गया। इन लोगों ने फ्रैंकफर्ट शहर जब ये पहुंचे तो एक तरीके से वोटिंग करी, और वोटिंग करने में इन्होंने 831 मेंबर्स को चुन लिया। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? अब ये बात समझें आप, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये मार्च करते हैं कहां, एक तरीके के फेस्टिव प्रोसेशन की फॉर्म में, खुशियां मनाते हुए जा रहे हैं राजा की तरफ, और उनको बोल रहे हैं भैया अब तो हमने चुन लिया है। जर्मनी का राजा जो था वो था विलियम फोर। उस टाइम पर जो जर्मनी का राजा था उसका नाम था विलियम फोर, फ्रेडरिच विलियम फोर। तो उसकी तरफ जा रहे हैं कि भैया हमने हमारी गवर्नमेंट चुन ली है, अब देखो तुम्हारा देख लो जो भी है, तुम्हें यहां होना है कि नहीं होना है। तो 831 लोग ऑटोमेटिकली यहां पे उनके लिए वोट किया गया था, और उन्होंने अपने आप को कंसिडर कर लिया कि वी आर गवर्नमेंट नाउ। ठीक है, तो ये कहां पहुंचते हैं, ये एक जगह पहुंचते हैं जिसका नाम था चर्च ऑफ सेंट पॉल। देखिए, द चर्च ऑफ सेंट पॉल, जो चर्च है सेंट पॉल का, वहां पर इन लोगों को एक तरीके से बुलाया जाता है। ये लोग वहां मार्च करते हैं, पहुंचते हैं, असेंबल होते हैं, और एक तरीके से उस जगह को ये क्या कह देते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। मतलब उस जगह को ये पार्लियामेंट का नाम दे देते हैं। यहां पर इन्होंने ये कसम खाई कि भैया अब हम ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का, और जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर जो सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि जो मोनार्क है उसको पार्लियामेंट के अंडर में काम करना पड़ेगा, वो अपने पावर्स का एक तरीके से इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकता है। जब ये बात फ्रेडरिक विलियम फोर को पता चली तो वो क्या करता है, वो इस चीज को रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि भैया मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तो बात मानूंगा ही नहीं। याद रखें उस टाइम पर जर्मनी है, जर्मनी को वहां पे हमेशा क्या कहा गया है, प्रशिया। ठीक है, आप ये याद रखें, जो प्रशिया है वो पुराना नाम है जर्मनी का। तो उसका जो राजा था उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, और सीक्रेटली दूसरे मोनार्क्स को अपने साथ में कलेक्ट किया, उनको बताया कि भैया देखो ऐसा हो रहा है और आपको भी इस चीज के ऊपर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज ये अभी तो मेरे पर आई है बात, कल आप पर भी आ सकती है। वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी इन द मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट एरोडेड। यहां पर कंडीशन क्या हुई, जब राजा ने दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाया तो उसकी जो आर्मी थी वो स्ट्रांग हुई,
राजा वैसे ही चाह रहा था कि ये जो कलेक्ट हुए हैं 831 पीपल, ये तो असेंबली है और ठीक है इनके सपोर्टर भी होंगे, नो डाउट, लेकिन क्या ये लोग स्ट्रॉन्गर हैं, क्या ये रिवॉल्ट कर सकते हैं? तो राजा ने जब दूसरे अपने एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोगों को अपने साथ मिलाया तो उनकी जो आर्मी थी वो स्ट्रॉन्गर हुई, और इनके बीच में क्या था, बहुत डिफरेंस था। मिडिल क्लास जो लोग थे ना, इनके अंदर बिजनेसमैन हैं, आर्टिशियंस हैं या कॉमन प्रोफेशनल्स हैं, तो ये लोग क्या हैं, आपस में बहुत टुकड़ों में बटे हुए थे। इनके अंदर अलग अलग, आप कह सकते हो, द पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स देवर। तो ऐसे में हुआ क्या, ऐसे में ये सारे जो लोग हैं एक दूसरे के साथ में डिस्कनेक्ट हो गए और राजा को मौका मिल गया इनको तोड़ने का। और आप ऐसे कह सकते हो उसको कि मिलिट्री के पावर के दम से राजा ने इस जो पूरी असेंबली गैदर्ड हुई थी इसको क्रश कर दिया। तो ये जो पहला फॉर्मेशन था जर्मनी बनाने का, ये जो पहला ट्राई था, राजा के मिलिट्री के, आप कह सकते हो मिलिट्री के अटैक से ये डिसबैंड हो गया, ये टूट गया। ये जो पहला अटेम्प्ट था, ये जो असेंबली थी वो डिसबैंड हो गई। ट्रूप्स ने इसको, आप कह सकते हो, ट्रूप्स ने इस पूरी की पूरी असेंबली को क्रश कर दिया। ठीक है, इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड ऑल द असेंबली वर फोर्स्ड टू बी डिसबैंड। लास्ट में राजा ने इन ट्रूप्स को बुलाया और इस असेंबली को खत्म कर दिया। होपफुली ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और देखिए क्या हुआ और इसके साथ में क्या क्या चीजें कनेक्टेड है। यहाँ पे जैसे अभी आपको मैंने बोला था कि विमेन मैन दे वर ऑल्सो डिमांडिंग कि इनके पास में सैफरेज आए, ओके, एन इक्वल राइट। तो यहां पर हमने बात की है विमेन की। विमेन का पार्टिसिपेशन हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। क्यों रहा? क्योंकि यहां पे कंडीशन ये थी कि केवल मैन के पास में वोटिंग राइट था। द विमेन नेवर हैड एनी राइट टू गिव द वोट्स। सो यहां पर कुछ पॉलिटिकल राइट जो विमेन के पास में नहीं थे वो कंट्रोवर्शियल थे, मतलब उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम करने वाले थे। तो मैक्सिमम जो विमेन थी वो बहुत टाइम से इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, लिबरल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो फिर वो क्यों कर रही है? बात समझने वाली है कि अगर इनको कोई राइट ही नहीं मिलेगा तो व्हाई विमेन आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस काइंड ऑफ रिवॉल्ट्स, ओके, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स। सो यहां पर इन्होंने कहा कि जो हमें राइट ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर फायदा क्या? तो इन सब चीजों को सुधारने के लिए जो विमेन है उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स ज्वाइन कर लिए, एसोसिएशंस बना लिए। उनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद उनका यही था कि हमें क्या मिल जाए? सैफ्रेज मिल जाए। समझ में आई बात? तो क्या हुआ, विमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए इंडिविजुअली, न्यूज़पेपर भी खुद के छापने लगे, पॉलिटिकल मीटिंग्स करने लगे और एक तरीके से प्रदर्शन भी करने लगे। ठीक है, ये विमेन की कंडीशन है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद। विमेन का पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं कि विमेन ने अपने राइट्स के लिए डिमांड करना शुरू किया। लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो दे देमसेल्फ क्रिएटेड सम पॉलिटिकल एसोसिएशंस, प्रिंटेड सम न्यूज़पेपर्स एंड इवन दे टेक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड दे ऑल्सो डन डेमोन्स्ट्रेशंस। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स एक तरीके से वो जो मार्च रैलियां वगैरह करते हैं वो करने लग गए। इनका मेन जो डिमांड था कि हमें जो सैफरेज के लिए आपने असेंबली के अंदर सैफरेज नहीं दिया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपने नहीं बैठाए, एक भी फीमेल नहीं थी वहां पे, सारे के सारे मेल थे 831 में। सो उन्होंने कहा कि आपने हमें डिनाई कर दिया सैफरेज के लिए। इवन जब इलेक्शंस हो रहे थे असेंबली के उसमें भी हमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, इवन उनके लिए वोट भी नहीं करने दिया। तो भैया इन्होंने कहा कि हमें तो ये सारी चीजें चाहिए। साथ ही साथ जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, जब आप जानते हो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंटेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, द विमेन वर एडमिटेड ओनली एज द ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी। इन्होंने कहा कि केवल औरतों को, केवल महिलाओं को यही मौका दिया गया था कि आप जैसे विजिटर होते हैं ना, आप वहां जाके देख लो, आपको बोलने का भी राइट नहीं है। तो इन सब चीजों से वो लोग थोड़ी सी परेशान थे, वो चाहते थे हमें भी राइट्स मिले। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। लेट्स हैव अ लुक अबाउट द नेक्स्ट वन। छोटा सा पॉइंट है, देख लीजिए इसको भी एक बार। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ? देखिए, पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं अपन, है ना। जो भी कंजर्वेटिव्स थे अब वो ये बात समझ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने सप्रेस ही तो किया है, बट कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं एरिस्टोक्रेट क्लास या कंजर्वेटिव्स जो पुरानी सोच वाले थे, वर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट इन्होंने सप्रेस तो कर दिया 1848 में, बट दे कुड नॉट एबल टू रिस्टोर ओल्ड ऑर्डर। पुराने तरीके को इन्होंने ये वापस से कामयाब नहीं हुए वापस से उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू द realizing that the cycles of revolutions and repression could only be ended by the granting concessions to liberal nationalist revolutionaries।
मोनार्क को ये बात पता चल गई है अब कि भैया आज बंद कर दिया हमने, ठीक है, कल भी हो सकता है रिवोल्ट, तो कल भी हमें सप्रेस, चलो ठीक है एक बार कर भी देंगे, लेकिन ये तो लगातार ये जो साइकिल है चलता रहेगा, सप्रेस करोगे फिर उठेंगे, सप्रेस करोगे फिर उठेंगे। तो ये जो चीज आपको रोकनी है, ये रेवोल्यूशन आपको रोकना है, ये सप्रेशन अगर आपको रोकना है तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको ग्रांट करना पड़ेगा कंसेशंस, आपको छूट देनी पड़ेगी, आपने जो टैक्स बढ़ा रखे हैं टैक्स कम करने पड़ेंगे, जो भी सिचुएशन आपने इन पे इंपोज की है, यू नीड टू स्टॉप दैट। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1848 के बाद में क्या हुआ। जो एरिस्टोक्रेट्स थे और जो मोनार्क्स थे, ऊपर वाले पैराग्राफ में भी आपने पढ़ा कि ये लोग बार बार इस तरह के साइकिल ऑफ रिप्रेशन, साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन से परेशान हो गए थे। तो इन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो व्हाट दे हैव डन, इन्होंने सोचा कि जो वेस्टर्न यूरोप ने चीजें अटेम्प्ट की है, वेस्टर्न यूरोप ने जो चेंजेस लेकर वो आए हैं, क्यों ना हम भी वो लेकर आ जाएं। तो इन्होंने भी कुछ चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस किए वो बताता हूं, पहले ये समझो कि सेंट्रल यूरोप के और ईस्टर्न यूरोप की जो लोग थे, जो कंट्रीज थे, जो मोनार्क्स थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने कुछ चेंजेस किए जो पहले ही आ चुके थे वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले, बॉर्बन डायनेस्टी के पहले। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में समझाऊं तो नेपोलियन बोनापार्ट लेकर आया था, ठीक है। तो यहां पर सबको सर्फडम दे दिया गया, वोटिंग राइट्स दे दिए गए, और जो जबरदस्ती स्लेवरी करवाई जाती थी उस चीज को भी इन्होंने यहां पर खत्म कर दिया यूरोप से, जिससे कि लोगों को थोड़ा बेवकूफ बना सकें, उनको थोड़ा सा अपने साथ मिला सकें। तो इट वॉज द टाइम ऑफ हैब्सबर्ग एंड रशियन डोमिनेंस और हैब्सबर्ग डोमिनेशन वाला जो भी टेरिटरी था, जहां पर इनका कब्जा था, वहां पर ये चीजें इन्होंने की कि सबको सेफरडम मिल गया और जो बॉन्डेड लेबरिंग थी उसको हटा दिया इन्होंने। साथ ही हैब्सबर्ग रूल्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867। हैब्सबर्ग एम्पायर के पास में जो हंगरियन टेरिटरी है, हंगरी की जो टेरिटरी है, वहां के जो लोग हैं उनको और थोड़ा सा ज्यादा मौका दिया गया, ऑटोनॉमी कर दी गई कि नाउ यू आर फ्री, ठीक है, तुम तुम्हारी टेरिटरी खुद ही देख लेना। तो ये सारी वो चीजें थी बेटा जी जो इन्होंने कंप्लीट की, जो इन्होंने की, देखी, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी, कि भाई सब जब लोग परेशान हो गए तो जर्मनी के लोगों ने अपने आप को फ्री करवाने के लिए राजा से एक छोटा सा असेंबली बनाया। उस असेंबली में 831 लोगों को वोटिंग के थ्रू इन्होंने इलेक्ट किया, और इलेक्ट करने के बाद में ये लोग सेंट पॉल चर्च में मिलते हैं फ्रैंकफर्ट शहर में, और वहां पर जो असेंबली इन्होंने बनाई थी उसको इन्होंने नेशनल असेंबली कंसिडर कर दिया, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इन्होंने डिमांड रखी। बट फ्रेडरिच विलियम फोर ने, इन्होंने बोला राजा जो थे पर्शिया के कि बोले तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, तो इनको सप्रेस कर दिया वहां पे ट्रूप्स के कारण। इस असेंबली को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया, ट्रूप्स की हेल्प से कह सकते हैं, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड 1848 तक के रिवॉल्ट्स का कंडीशन। हमने हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट्स देखे। हंगर, भूख के कारण लोग परेशान हुए, हार्डशिप्स, इकोनॉमिकल डिप्रेशन, इकोनॉमिकल सप्रेशन, और इसके अलावा फिर रिवॉल्ट्स। तो ये सारे वो रिवॉल्ट्स थे। होपफुली चीज समझ में आई होगी। अब जो आने वाले टॉपिक हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो जिसमें हम पढ़ेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।